तेरी जाती तो टिका ली मोहब्बत का मौसमी। अब छोड़ देती हूँ मैंने इंस्टाग्राम को किया अनइंस्टॉल। मैंने कहा नहीं करना मुझे, ये सब खत्म करो, मेरे से नहीं होगा। बिग बॉस का सफर कैसा था? क्योंकि रिसेंटली हमने देखा स्तुति बिग बॉस में। हमारे इनसे तो सबको दिक्कत था कि बुआ फूफा जी टिका लिए। अच्छा तुम्हारी बहन टिकाई मोहब्बत का मौसमी, उसका क्या? Oh my God! आरजे करिश्मा वो बहुत फेमस थी उस टाइम पे, तब तो मैं ऐसे आइडल मानती थी उनको। करिश्मा दीदी जैसा बनना है, करिश्मा दी, तो मैं उनको फॉलो भी करती थी। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वो है आपकी शादी। कैमरा बंद करो ये सब। वेलकम, स्वागतम इनकी शो में। वेलकम टू द मेधा शो। आज का एपिसोड, आज का पॉडकास्ट बहुत ज्यादा स्पेशल है। मेरे साथ है स्तुति आनंद, बिहार की कॉमेडी क्वीन। स्तुति कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, आप कैसी हैं? मैं एकदम बढ़िया। तो कितने टाइम बाद आना हुआ बिहार समस्तीपुर में? 2 साल बाद, क्योंकि जब इधर आने का प्लान बनता था तो फ्लाइट कैंसिल हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ, तो हम आ ही नहीं पा रहे थे। अभी 2 साल बाद समय मिला तो हम आ गए फाइनली। आप लोगों को ये बताएं कि आप मेरी सीनियर थी। ओह माय गॉड। बायो कोचिंग में हम दोनों, मतलब ये मेरे भैया के साथ में पढ़ती थी, एक क्लास हमसे सीनियर थी, और ये साइकिल से आती थी, लिप ग्लॉस लगाए रखती थी हमेशा। ये सब नहीं इनको जब भी देखते थे, और ये साइकिल पे कभी इनको बैठे नहीं देखा, हमेशा ये साइकिल से उतरी रहती थी, साइकिल ऐसे चलती थी। सच में मुझे याद है, आप लिप ग्लॉस लगाती थी बहुत ज्यादा, मतलब वैसलीन टाइप का कुछ तो, और साइकिल पे कभी बैठे हुए नहीं देखे हम, सिर्फ साइकिल ऐसे साइड में से चलती थी हम। तो कंटेंट क्रिएशन का जो जर्नी है, कैसे स्टार्ट कैसे हुआ इसका? कॉलेज के टाइम से, क्योंकि जब कोविड था तो सब ऐसे घर में बैठे हुए थे, तो मैं भी बैठी थी। फिर अचानक से ऐसे पॉपअप आया मेरे फोन पे कि हमारे कॉलेज में एक्टिंग का वो हो रहा है, एक कंपटीशन है। तो एक्टिंग देख के हमेशा से ये होता था कि एक्ट करना है कुछ, कॉमेडी तो पता ही नहीं था क्या होता है। तो उसमें ना ऐसे कोई एक्टिंग करके कोई वो नहीं था, कैटेगरी नहीं था। उसमें था स्टैंड अप कॉमेडी, मिमिक्री, और बस 2 ही था, स्टैंड अप कॉमेडी और मिमिक्री। तो मिमिक्री में उतना कुछ वॉइसेस ये वो हमें उतना पता नहीं था, तो हमने कहा स्टैंड अप कॉमेडी कर दिया। उसके पता भी तो नहीं है स्टैंड अप कॉमेडी होती क्या है, तो यूट्यूब पे सर्च वर्च किया, आने कहा अच्छा ये है, कर लेंगे। ये कर लेंगे। ये तो बचपन से जब हमारे घर में कोई भी आते थे, जब वो चले जाते थे, तो मैं अपनी मम्मी नानी वानी के घर पे सबको करके भी दिखाती थी कि वो आंटी ऐसे करके गई है अभी। हमने कहा ठीक है यही करना है। तो हमने ना स्क्रिप्ट खुद ही मतलब पहले यूट्यूब से देखा कैसे लिखना होता, तो लिखा खुद ही अपने ऊपर, जो इधर देखा था, जो आंटियों, मतलब मम्मी मेरी जहाँ भी जाती थी, हम मम्मी के पीछे पीछे जाते थे कि क्या बातें हो रही है। उस टाइम तो नहीं पता था कि आगे कंटेंट क्रिएटर बनेंगे, बट मम्मी का पल्लू पकड़ के नहीं होते जो बच्चे की मम्मी है नहीं, तो मैं ऐसी थी, तो मम्मी के साथ साथ रहती थी। ये सब सारी चीज़ें जो सुनी थी वो सब मैंने उस पर लिख दिया। मैंने कहा यही मैं कर दूँगी, मुझे कुछ नहीं पता। तो जब मैंने वहाँ पे ऑनलाइन हुआ था वो, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था, तो मैंने वो परफॉर्म कर दिया वहाँ पे। और उसके बाद उसमें ना बहुत सीनियर्स थे हमारे, मेरा तो फर्स्ट या सेकंड ईयर था मेरा, तो बहुत सारे सीनियर्स थे, तो मुझे लगा क्या ही होगा। तो फिर सर ने मुझे उसी बीच में, जो हमारे एक्टिंग वाले सर थे, उन्होंने रोक के मुझसे पूछा कि आप थिएटर में हो, मतलब वहाँ पे एक क्लब था, उसमें आप ज्वाइन किए? मैंने कहा नहीं, मैं तो न्यू स्टूडेंट हूँ कॉलेज में। तो वो कहते अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया ऐसा। तो उसमें 3 राउंड थे, तो पहला राउंड मेरा क्लियर हुआ। तो फिर मयंक मुझे कहता है कि अब अगर तुमने पहला राउंड किया, ये बस बात मैं सबसे पहली बार बता रही हूँ यहाँ पे कि मैं तो कहती थी मुझे किसी दोस्त ने बताया, क्योंकि ये तो नहीं था ना, पता नहीं था लोगों को। मैं कहती मेरे दोस्त ने बताया, बट वो दोस्त मयंक था। तो मयंक मुझे कहता है, मयंक ने मुझे चैलेंज दिया, तुमने अगर 1 राउंड कर लिया है क्लियर, तो ये दूसरा तीसरा क्या है, इसमें तो तुम एकदम फाड़ दोगी। तब से ही गाइस साथ बना हुआ था मोहब्बत का जो मौसमी है, टिकाली मोहब्बत का मौसमी। मयंक और मेरा भैया लाइक बिगेस्ट सपोर्टर, क्योंकि उन्हीं दोनों को पता था कि मैं ऐसा कुछ स्टार्ट किया मैंने। तो मेरा भैया हमेशा कि नहीं अरे देखो अभी 10 लाइक आया, कल को 12 भी तो आएगा, ऐसे करके वो कहता था। और माइंड में बहुत ऐसे हो गया था कि यार ये 1 महीने हो गए थे मुझे वीडियो बनाते बनाते, 30 वीडियो बन चुके थे, डेली बनाती थी। इतना कंसिस्टेंसी उस टाइम पे था मेरे पास कि मैं ये सोचती थी अगर मैं बीमार हो गई तो मेरा वीडियो नहीं जा पाएगा। 120 फॉलोअर थे मेरे उस टाइम पे, तो मैं सोचती थी मैं बीमार हो गई तो वीडियो नहीं जा पाएगा, बैकअप में रखती हूँ वीडियो को, मैं बैकअप में वीडियो कलेक्ट करके ऐसे रखती थी। फिर जब मेरी 38 वीडियो मैंने डाल दिया, तो मेरे अंदर लगा खत्म, अब छोड़ देती हूँ मैंने इंस्टाग्राम को किया अनइंस्टॉल। मैंने कहा नहीं करना मुझे, ये सब खत्म करो, मेरे से नहीं होगा।
फिर अब वो नहीं कहते घर में बैठे हो क्योंकि टाइम ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रहे थे हमारे। हाँ, तो फिर हमने मतलब 5-6 दिन तो इंस्टाग्राम के बिना बिता लिया। उसके बाद फिर मैंने इंस्टाग्राम को इंस्टॉल किया। उसके बाद देखा कि जैसे ही इंस्टॉल किया, छोटा फ़ोन था मेरे पास उस वक्त, तो वो हैंग होने लगा कि बहुत सारे नोटिफिकेशन आ लगे। तो ये भी सबके इंटरव्यू में मैं बोलती हूँ, मेरे एक दोस्त से मैंने पूछा, तो वो दोस्त बहुत माया था गाइस। तो मैंने बोला इतने सारे नोटिफिकेशन आ रहे, मैंने स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग वगैरह भेजा उसको, तो उसने बोला हैंग नहीं, मतलब तुम्हारा फ़ोन हैंग नहीं हो रहा है, वहाँ तुम्हारा कोई वीडियो शायद चल गई, इस वजह से ऐसे वो नहीं होता ब्लिंक 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 कैसे हो जाता है वो जब वैसे फोन। हाँ, तो वैसा हो रहा था। तो फिर मैंने बोला कोई एक वीडियो चल रही है, आप देखना है कि कौन सी चल रही है। तो देखा भाई वो तो बढ़ती जा रही, मतलब हर 5 मिनट पे वो 1000 2000 3000, जिसने कभी 1000 नहीं देखा है वो 1 लाख देख रहा है, 10 लाख वो वीडियो चला गया था 1 मिलियन। और फिर मेरे को था कि मुझे ना से या तो फॉलोअर्स के आगे या फिर अपने वीडियो के आगे लाइक के चाहिए, या तो मेरे फॉलोअर्स होते, तो फॉलोअर्स तो दूर की बात, वो 10K होना इस तरह बिग डील। तो मेरे इसके साथ लाइक हो जाए मेरे। तो हम लोग बालकनी में थे, हाँ शायद हम लोग सारे फ्रेंड ग्रुप सब आए हुए थे हम लोग, तो सब कोई थे, मयंक हमारे और हमारे कॉलेज के फ्रेंड, क्लास के सब कोई, सब वहीं पे बालकनी में थे। और मैं ऐसे वो किया स्क्रॉल डाउन, और फिर वीडियो, मेरा तो ध्यान उसी पे था कि कब 10K होंगे मेरे उस पर लाइक। और वो जो 10K में मैं ऐसे टप 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 रोने लगी, भाई 10,000 लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक किया, ऐसा मोमेंट था। उसके बाद उस दिन से फिर मैंने ठाना नहीं, अब तो मेरे को ये करना है। फिर वीडियो बनाते तो फिर 10,000 हो गए मेरे। मैंने 21 जून को स्टार्ट किया था, 5 जून को स्टार्ट किया था 2021, 5 जून 2021, और अक्टूबर में मेरे 10,000 हुए थे। उसके बाद 10,000, क्योंकि सास बहू वाला एक वीडियो चला था, तो मैंने रिपीटेडली वही बनाया कि लोगों को यही पसंद आ रहा। 10,000 तो मेरे हो गए उतने दिन में, पर 10,000 से 20,000 होने में इतना टाइम लगा, इतना 6 महीने का टाइम लगा सिर्फ 10,000 से 20,000। तो उस टाइम फिर ना ऐसे आया कि हमने तो शादियाँ यहाँ बहुत अटेंड करी है, तो इसके रिलेटेड कुछ बनाते हैं। अब ये बहुत हो गया, तो मैंने कहा अदर्स वर्सेस अस हमारा। तो हमारे यहाँ जयमाल में कैसे कि सब लोग पहली स्टेज पे गए थे, सब चलिए ना स्टेज पे, चलिए सब, मतलब दूल्हा दुल्हन बाहर में जाए, हम स्टेज पे पहले जाएंगे, सबको मारो करने लगते थे ऐसे। मैंने रैंडम बिना कुछ सोचे, बिना किसी स्क्रिप्टिंग में देखा दूसरों की शादी में ऐसे होता है, नीचे ऐसे रहते हैं, फ्लावर ऐसे डालते हैं, फ्लावर शार होता है, सब नीचे से ऐसे आशीर्वाद देते रहते हैं, बट हमारे में चढ़ जाओ सब स्टेज पे। मैंने बना दिया वो वीडियो, वो भी तो इतनी चली, बहुत सारे एक्टर ये सब ने उसको शेयर करा। अच्छा, फिर उस टाइम से धीरे कौन थे वो एक्टर्स जिन्होंने शेयर किया? कोटा फैक्ट्री उस टाइम रिसेंटली रिलीज हुआ था, उसमें देखा था, उसमें एक नीना का कैरेक्टर था। हाँ। उन्होंने मेरी उस पे लगाया था। फिर उसके बाद एक वीडियो मैंने बनाई देवरानी जेठानी, वो जाकिर खान भैया ने लगाया था। मुझे जाकिर भैया ने तो कमेंट भी किया मेरे वीडियो पे, तो अनुष्का शर्मा ने मेरा वीडियो लाइक किया। तो फिर ऐसा अनुष्का शर्मा ने जो वीडियो लाइक किया था वो था मम्मी पापा की एनिवर्सरी, तो मैं ऐसे क्यूट से मोमेंट होता वैसा था, तो उन्होंने लाइक किया था। तो जब मेरी मम्मी को पता चला, मतलब मेरा फीस नीट नहीं हुआ ऑब्वियसली, सेम दुख दर्द भी रहा हमारा तो हमारा नीट नहीं हुआ, तो हमने कहा ठीक है फिजियोथेरेपी कर लेंगे। फिजियोथेरेपी गए, वही सेकंड ईयर में मैंने ये सब स्टार्ट कर दिया था। तो फिर मेरे भैया ने, मतलब जब मेरे उस पर 10,000 हो गए इंस्टाग्राम पे, तो मेरे भैया ने मेरी मम्मी को बताया कि मैंने कहा जब कुछ हो तो जाए ऐसा। और मेरे पास डील मतलब जो मेरी फर्स्ट ब्रांड कोलैब थी, 6,000 फॉलोअर थे, तभी आ गई थी मेरे पास। तो मुझे लगा अच्छा वाह कैसे मिलते हैं, मुझे तब तो सिर्फ फेमस होना था, फेमस होने का भूख था कि मैं जहाँ बाहर निकली वैसे लोग मिले कि अच्छा आप स्तुति हो ऐसा वाला। तो भैया ने मम्मी को बताया, तो मेरी मम्मी इंटरनेट का दुनिया तो बहुत खराब है, कुछ होगा तो नहीं ना, मेरे मतलब जो कंसर्न होता है पेरेंट्स का वो था मेरी मम्मी में। तो मम्मी ने, भैया ने बोला नहीं वो तो शादी तो मिस कॉमेडी कर रही है, तो इन सबसे ये सब कुछ नहीं होगा मम्मी, आप चिल कीजिए, और अच्छा होना रहता तो अच्छा होता, गलत होना रहता वो किसी ना किसी तरीके से हो भैया जाता है। मतलब एकदम कांस्टेंट सपोर्ट दे रहे थे, कांस्टेंट पूरा। तो फिर भैया ने समझाया, तो फिर पापा को बोला मम्मी ने कि ऐसे ऐसे बनाती है, तो पापा ने हाँ ठीक है, कोई उतना नहीं, अब किसी को पता नहीं है ना इन चीज़ों के बारे में कैसे क्या है, तो यहाँ तो और उतना नहीं नॉलेज था, लोग इंस्टाग्राम पे ही नहीं है तो नहीं पता था लोगों को उतना। तो मेरे पापा ने ठीक है, पापा को तो हाँ था कि डिग्री कर लो, फिर इंटर्नशिप हो रहा है ये वो। उसके बाद में अब पापा को लगा अच्छा मैं फुल टाइम ये कर रही हूँ और इससे मैं पैसे कमाती हूँ, इससे मैं अपना जीवन व्यतीत करती हूँ। जब पैसा आता है ना तो मेरे को लगता है लोग इज्जत देने लगता है,
जब आप ये job है। इंडिपेंडेंट हो जाओ, आप कमा रहे हो, तो फिर पेरेंट्स को भी लगता है हाँ ठीक है भाई, कमा रही है और कुछ गलत करके नहीं कमा रही है, अपने उससे कमा रही है तो ठीक है। ऐसे हुआ था, भैया ने ही मेन मम्मी को संभाला था। थैंक गोज टू भैया। ओके, कॉमेडी पे आते हैं। देखो, कॉमेडी है आज के टाइम पे बहुत लोग कर रहे हैं ना, स्टैंड अप कॉमेडी है, बहुत लोग डार्क कॉमेडी भी करते हैं, हाँ। बट व्हेन इट कम्स टू योर वीडियोस तो हमने देखा कि बहुत क्लीन कॉमेडी, बहुत फनी और बहुत बढ़िया होता है। तो उन मतलब जो डार्क कॉमेडी करते हैं उन पर क्या ओपिनियन है आपका, क्या है जो लोग इतना कुछ भी कह देते हैं, what do you think about it? मैं बस अपने बारे में ये कहना चाहूँगी कि जो कॉमेडी, मैं तो बस ये सोचती हूँ कि मेरे मम्मी पापा देखेंगे, मेरे पापा देखते हैं मेरी वीडियो, तो मुझे उस लिमिट तक रहना है। अब बाकी जो करते हैं सबका अपना अपना स्टाइल होता है, उनका जो कर रहे हैं उनका अपना स्टाइल है, अपनी ऑडियंस है, वो अपने ढंग से करते हैं। मैं बस इतना मानती हूँ मेरा अपना बस सही हो, मैं अपने मुझे जो अच्छा लग रहा है मेरे पापा मम्मी देखेंगे उनको कैसा, तो उस बेसिस पे मैं अपना करती हूँ। ओके, वेरी नाइस। बिग बॉस का सफर कैसा था? क्योंकि रिसेंटली हमने देखा स्तुति बिग बॉस में, हाँ। एक तो बिग बॉस के हम सब बहुत फैन है, बहुत, है ना? मैं तो बहुत और बड़ी। स्तुति के भी फैन है, और जब दो चीजों का मिलन होता है हाँ। तो देखने में एक मजा ही बजे, आ जाता मैं है। बताती हूँ कैसे हुआ था ये। हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, 1 बजे रात में मेरे पास एक मैसेज आता है बिग बॉस ऐसे करके। मैंने तुरंत स्क्रीनशॉट लिया, मैंने अपने मैनेजर को भेजा, और वो भी जगा हुआ था 1 बजे रात में, पता नहीं रैंडम ऐसे नहीं कहते कुछ अच्छा होने वाला रहता है तो पाथ ऐसे खुद मिलते जाता है, तो वो भी जगा हुआ था। उसने कहा हाँ डन चलते हैं, मैं बात करता हूँ। उसने बात की और फिर से 4 दिन बाद हमें जाना था। उस टाइम ना फेस्टिव सीजन भी चल रहा था, तो हमारे ऐसे ब्रांड डील ये सब भी चल रहे थे। हम ये सब करने के बाद हमने शूट किया, अगले दिन हमारी फ्लाइट थी और फिर हम निकल गए वहाँ के लिए, बिग बॉस के लिए। पहले हमें वहाँ पे शूट करना था, बाकी फिर हम लोग एक रात वहाँ पे रुके थे एज अ कंटेस्टेंट। हमारा फोन वोन सब बाहर था, कुछ भी अंदर नहीं, जैसे कंटेस्टेंट रहते हैं वैसे सारे हमारे rules, पास। हाँ, rules। सारे रूल्स, ये वो माइक पहन लो, फलाना ढिमकाना। पहले हम गए वहाँ पे, पहले तो सबसे पहले शूट करा हमने कि हाउस का वो टूर। मेरे पास कोई भी स्क्रिप्ट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मैं और मेरे मैनेजर सिर्फ थे, और हमारे साथ हमारी टीम के वो कैमरा वाले गए थे हमारे साथ। तो हम लोग अंदर गए तो हमें लगा, मैंने तो चार को बोला कि कैमरा से अच्छा मैं फ़ोन से ही कंफर्टेबल हूँ, बट फ़ोन अलाउड नहीं था। तो बट जो वहाँ पे क्रिएटिव थे ना, वो उनके क्या बोलते हैं स्टाफ, तो उन लोगों के पास फ़ोन था। उन्होंने कहा, उनका सब कुछ निकला हुआ था उसमें, सिम ये वो सब कुछ, तो उनके फ़ोन से उन्होंने कहा आप रिकॉर्ड कर लो, हम अपना फ़ोन देता हूँ। मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड किया। हमें कुछ भी आइडिया नहीं, एक होती नहीं कि हमें प्री प्लान हो, स्क्रिप्ट होगी हमारे पास, ये वो कि हम यही चीज़ करेंगे, बट मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हम क्या करने वाले हैं वहाँ पे। हम गए, हमने बिग बॉस के घर को देखा, और पहली बार ये होता है ना ऐसे सरप्राइज, वो सच में वो सुंदरता टीवी पे दिख ही नहीं सकती, इतना सुंदर घर है। मतलब कोई जमीन पे सो जाए, पता नहीं वो लोग चप्पल पहन के कैसे चलते, पूरा मखमल है भाई, वो तो पूरा एक जगह पूरा ऐसे मखमल कहते हैं ना, जो एकदम ऐसे सॉफ्ट वैसे है, और बहुत सुंदर घर है। तो हमने जब शूट का बारी आया तो मैं और मेरे मैनेजर थे, उसने कहा कि जो दिल में आ रहा करो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उठाया, जो चीज़ें दिख रही थी, मैं मम्मी के कैरेक्टर सूट पहन के गई थी, बन गई मैं मम्मी की, मैं सानू की मम्मी आई हूँ बिग बॉस के घर में, और रैंडमली वो वीडियो शूट हुई, मतलब बिना किसी स्क्रिप्ट ये वो के, और वो 15 मिलियन उसी दिन चली गई जब पोस्ट किया था, कि सबको ऐसे बिग बॉस। तो अभी मौका मिले बिग बॉस जाने का तो क्या? मैं तो तैयार हूँ, अभी मैं छोड़ के जाऊँ, बैग में पैक है मेरा, बुला सकता है कोई भी मुझे, मैं जाने के लिए तैयार बिग हूँ। बॉस की प्लीज इस स्थिति को बुलाइए, क्योंकि पूरा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हर लोग इसके फैन है, और हम सब देखने के लिए बुलाओ, तैयार मेरा हैं। बैग पैक है। मेरा बैग पैक है। मैं तो हर पॉडकास्ट, हर इंटरव्यू में बोलती हूँ मुझे बुलाओ, मैं तैयार हूँ आने के लिए। बिग बॉस प्लीज बुलाइए मेरे को। ओके, जब ये इन्फ्लुएंसर का जर्नी स्टार्ट हुआ है कंटेंट क्रिएशन का, और जब 50K हाँ। तो कौन से इन्फ्लुएंसर्स थे जिनसे आपको मोटिवेशन मिलता था कि हाँ ये, जैसे प्राजक्ता को उस वक्त काफी ज्यादा। हाँ, मैं बताती हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, जब वो टाइम था हमारा, जब हमने स्टार्ट किया था, तो करिश्मा बहुत, आरजे करिश्मा, वो बहुत फेमस थी उस टाइम पे, तब तो मैं ऐसे आइडल मानती थी उनको, करिश्मा दीदी जैसा बनना है, करिश्मा दी, तो मैं उनको फॉलो भी करती थी। तो मुझे लगता है वो मुझे कब वैसे आई थिंक मेरे 3-4 लाख हुए होंगे तब शायद करिश्मा दी का ऐसे मैंने एक दिन अकाउंट चेक किया, करिश्मा दी मुझे फॉलो करती है, तो ऐसे उस टाइम मेरे लिए आइडल बोलती कि भाई इतना अच्छा वीडियो बनाती है, इतने प्यारे प्यारे कॉमेडी करती है, ये तो मज़ा आ गया ऐसे करके। तो उन्होंने जब फॉलो किया था तो मुझे बहुत ओवरवेल्म ऐसा फील क्योंकि हुआ जो था। आइडल हो वो आपको अगर फॉलो करता है तो फीलिंग ही अलग होती है। उसके अलावा कौन से इन्फ्लुएंसर्स है, एक्टर्स है जिनके साथ आप काम करना चाहती है, कोलैब करना चाहती है?
इन फ्यूचर ऐसे इन्फ्लुएंसर सबके साथ तो अब तो सब एक कम्युनिटी है, उनके साथ तो मैं कभी भी कर सकती हूँ। हाँ। बट मुझे ऐसे किसी एक्टर के साथ करना हो तो मैं पंकज त्रिपाठी सर से मिलना चाहती हूँ, मैं राजकुमार राव से मिलना चाहती हूँ, जिनकी एक्टिंग बहुत पसंद है, और मैं राजपाल यादव से मिलना चाहती हूँ। ओके। तो मैं इन सबसे ऐसे मिलना चाहती हूँ। और अभी किसी से पर्सनल मीटिंग हो गई है? एक्टर्स में मेरे पास जब भी मौका मिला है तो मेरे पास या तो मुझे घर आना हो जाता है या तो कुछ ऐसा काम आ जाता है कि कभी बिग बॉस हाउस में चले जाओ, अभी इधर आ जाओ, ऐसा बहुत एक बार हुआ था। हम लोग कहीं तो मुंबई में जाने वाले थे, वो याद पिया की आने लगी, अच्छा, उनसे मिलना था, बट फिर हमारा एक काम आ गया था तो हम उसी दिन बॉम्बे से वापस आ गए थे तो हम नहीं मिल पाए। ऐसा होता है, कोई बात नहीं, आपकी जो भी मुझे लगता है, मैं हमेशा सोचती हूँ ना कि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए, क्या पता भगवान और कुछ बहुत बड़ा सोच रहे हो मेरे लिए। एग्जैक्टली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स क्या क्या है? लाइक एक्टिंग में जाना है क्योंकि हमने देखा था अभी शूट वूट किया गया है मुंबई में, तो क्या था उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? मेरा मतलब क्या बोलते हैं, हर एक कंटेंट क्रिएटर का ये तो वो जर्नी ही उनकी वही होती है कि हमें एक्टिंग में जाना है, हमें सीरीज या मूवी करनी ही करनी है। बट उससे पहले मुझे अपनी मम्मी के लिए बस एक सीरियल करना, चाहे वो 5 दिन का ही क्यों ना हो, 5 दिन के शूट में, क्योंकि उसको दिख जाना चाहिए। मेरी मम्मी के लिए सीरियल से बड़ा कुछ भी नहीं है। ओके, डेली सो वो एकदम स्टार प्लस या कौन से टीवी पे बोला जाए जिसपे वो 5 दिन बस मेरे को देखने, उसको उस दिन लग जाएगा कि हाँ मेरी बेटी ने कुछ तो क्या है। ओके, तो अभी बाकी है अभी भी हाँ उसको है कि जब वो सीरियल में ऐसे दिख जाऊंगी ना उसको, तो उसको लगता है अच्छा मेरी बेटी सीरियल देख रही है, ऐसा सीरियल में आना है पहले, उसके बाद मूवीज में। हाँ हाँ। ओके। और जो नए इन्फ्लुएंसर्स हैं, अभी बहुत सारे लोग हैं जो फॉलोअर्स के लिए, सब्सक्राइब के लिए कुछ भी कर देते हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस है? ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि आपने कि मुझे फॉलोअर गेन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, या फिर पैसे आ जाए। हमेशा जब मैंने भी स्टार्ट किया तो मैं तो फेम की भूखी थी कि मुझे बस फेमस होना और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस फेम। अब जो नए आ रहे हैं जेन तो उनको चाहिए कि हमें पैसे भी आए और क्या बोलते हैं, हमें जल्दी जल्दी हमारा फॉलोअर ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा। आप कंसिस्टेंटली काम करोगे, आप दूसरों का कोई भी कॉपी नहीं करोगे, आपका कुछ यूनिक स्टाइल होगा, आप में कुछ अलग होगा, वो ऑडियंस अंधी नहीं, उनको दिख ही जाएगी कि भाई ये अलग कर रहा है, भले नया बंदा है बट ये बहुत ऐसा कर रहा है, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, तो आपको आगे बढ़ाएंगे वो लोग, बढ़ाते हैं। मुझ जैसे बढ़ाया था आप लोग को भी बढ़ाएंगे, ये पॉसिबल है मतलब? बिल्कुल पॉसिबल। और अगर YouTube की बात करें, पैसों की बात करें, तो मतलब YouTube से अगर किसी को अर्न करना है तो कितना टाइम लगता है, क्या होता है एवरेज? मेन तो ये कि आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए। जब हुआ था, जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम शॉर्ट्स आया ही था, तो शॉर्ट्स बहुत ऐसे पुश कर रहे थे यूट्यूब वाले शॉर्ट्स को, तो मैं शॉर्ट्स भी डालती थी और लॉन्ग फॉर्म भी डालती थी, क्योंकि मुझे पता है शॉर्ट्स से सब्सक्राइबर गेन होते हैं, बट लॉन्ग फॉर्म पे जो रिटेंशन चाहिए वो और जो ऐड चलेगी वो लॉन्ग फॉर्म पे ही चलेगी और ऑडियंस के रिटेंशन। तो उस टाइम मैंने लॉन्ग फॉर्म भी डालना स्टार्ट किया ताकि लोगों को ये हो जाए मेरा लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी देखने का आदत। तो अब ऐसे लॉन्ग फॉर्म से हो जाते हैं पैसे, मतलब यूट्यूब एक स्टेबल इनकम के लिए आप रख सकते हो। जैसे होता है सैलरी आते हैं महीने, तो यूट्यूब के साथ सेम ऐसा कि तो क्या हम यूट्यूब पे रिलाई कर सकते हैं कि हाँ सैलरी आएगी सब्सक्राइब? अगर आप काम करोगे तो बिल्कुल बिल्कुल रिलाई कर सकते हो, बिल्कुल वो आपका वही सैलरी है कि 1 तारीख हो गया महीने का, 25 तारीख 26 तारीख आपके अकाउंट में पैसे आ जाए, अगर आपने काम किया है और लोगों ने देखा है तो। ये पूरी जो तैयारी होती है, जैसे मेकअप हो गया, शूट हो गया, एडिटिंग हो गया, सब कुछ मतलब स्टार्टिंग से लेके अब तो सारे लोग टीम होगी ना पूरी, स्टार्टिंग में अपने खुद से स्टार्टिंग में मेरे पास सिर्फ एक ट्राइपॉड, मतलब जब मैं कंटेंट क्रिएट मतलब इंस्टाग्राम पे जब बनाना स्टार्ट किया तो उससे पहले मेरे पास एक ट्राइपॉड था। मुझे शौक पहले से था बट मैं पोस्ट नहीं करती थी, मुझे एक्टिंग ये सब का वो बताया ना कि इधर भी करती, तो मुझे शौक था बट मैं कभी, तो मेरे पास एक ट्राइपॉड था जो कि 4000, अभी तक मैं वही ट्राइपॉड यूज कर रही हूँ, मतलब लकी ऐसा। हाँ वो लकी है, लकी है। मतलब 21 से पहले वो आई थिंक 2019 में मैंने लिया था, अभी 25 चल रहा, अभी तक वो मेरे पास और सही सलामत है, वो चलता है अभी भी उसी पे। तो वो ट्राइपॉड में फ़ोन लगाया और थोड़ा सा अपग्रेड के लिए, हाँ मैं ऐसे मेरे पास पैसे आएंगे ना तो मैं अपने लोगों पे खर्च करना ज़्यादा वो करती हूँ कि मेरे मम्मी के पास हो जाए, मेरे पापा के पास ये हो जाए, मेरे भाई के पास ये हो जाए, तो मैं उनको ये कर दूँ वो कर दूँ, तो ना मैं अपने लिए कभी कुछ वो नहीं करती थी। और ये मैं पहली बार ही बता रही हूँ भाई, सब कितनी सारी चीज़ें शो में बहुत खुलासा हो रहा है गाइस। तो मेरे पास, मैं फ़ोन से बनाती थी, मैंने पैसे, सबसे पहले जो मेरे पास फ़ोन था वो MI का फ़ोन था, 10,000 का फ़ोन था, मुझे फ़ोन चाहिए था, तो मैंने अपनी मम्मी को बोला
कि ऐसे ऐसे जब 10,000 हो गए थे उसके बाद फिर मेरी मम्मी ने अपने बर्थडे पे 18 सितंबर को मुझे 30,000 का फ़ोन दिया OnePlus। तो मैं उससे वीडियो बनाती थी, वो फ़ोन है अभी मेरे पास। उसके बाद फिर लोगों ने मुझे बोला कि आईफोन से जो वीडियो बनाते हैं ना उनका वायरल होता है। अब मेरे माँ बाप इतने अमीर नहीं है कि मुझे आईफोन के लिए वो 1 लाख रुपया दे देंगे, तो मुझे कहा था कि मुझे खुद से खरीदना है ऐसा। ये फ़ोन iPhone 16 Pro Max 1 TB है, मेरे पापा को पता है 50,000 का है। क्योंकि पापा ऐसे नहीं हो जाते इतना महंगा फ़ोन क्यों, तो मम्मी ने बताया कि 50,000 का फ़ोन है। तो जब मैंने कहा तो यूट्यूब के 6 महीने से जो पैसे बचे थे उससे, और वो सारे पैसे मेरे आईफोन में गए थे उस टाइम पे। एक ही साथ आया, मैंने एक ही साथ किया पेमेंट, और उसके बाद कवर लिया था। उसके बाद 10-12 हज़ार रुपये मेरे पास बचे होंगे। मैंने वो तो ले लिया, लोगों के कहने पे फ़ोन इससे वीडियो वायरल होती है, ये वो आईफोन 14, वो भी मैंने बेचा नहीं, मैंने रखा हुआ है अपने पास कि याद है मेरी कि मैंने कैसे 10,000 का फ़ोन, फिर 30,000, फिर मैंने 14 लिया। अभी मैंने नवंबर में शायद ये 16 वाला लिया था। ऐसा होता है ना, आपको कंटेंट क्रिएशन में आगे पता चलने लगती है चीज़ें कि अच्छा लाइटिंग ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो मेरा वीडियो सब परफेक्ट था। तो माइक एक दिन मुझे कहता है कि तुम माइक क्यों नहीं खरीदती हो? तो मैंने कहा यार 20,000 का है, कौन पैसे है मेरे पास लेकिन मैं खर्च नहीं करूँगी, 20,000 के हैं मैं नहीं ले पाऊँगी। तो मैं कहता है तो ले लो। फिर मैंने कहा नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैं इधर आई थी, घर पे आई थी, फिर मैं अपने घर गई तो गार्ड अंकल ने मुझे बोला आपके लिए एक पार्सल आया। मैं 10-12 दिन इधर रह के फिर गई थी घर। तो उन्होंने कहा आपके लिए पार्सल आया। मैंने कहा ठीक है, मैंने ले लिया। मैंने कहा कोई PR पैकेज होगा। मैंने इसको खोला, मैंने देखा ये तो 20,000 वाला माइक है। तो माइक ने मुझे मेरा पहला माइक गिफ्ट किया था। तो वो माइक ने मुझे गिफ्ट किया कि इसको लगा के वीडियो बनाओ। तो और फिर वो क्वालिटी बिल्कुल ऐसे हो गई तुरंत। तो लोगों को पता चलने लगता है ना, अच्छा अब लोग आपको देख रहे हैं कि आप एक ही चीज़ में आप वो पैसे वो करके रखते जाओ, सिर्फ इन्वेस्ट ना करो। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही ज़रूरी चीज़ है कि आप कितना इन्वेस्ट करते हो। मेरी साउंड क्वालिटी इंप्रूव हुई, मेरी कैमरा क्वालिटी अच्छी हो गई थी आईफोन से। फिर लाइटें कैसे लगाना है, लाइट है हमारे पास बट उसको कैसे लगाना है, कैसे यूज़ करना, ये सब चीज़ें जब आप एक क्रिएटर से मिलते हो या दूसरे क्रिएटर से जब बातें होती तब ये सब चीज़ें खुलती, धीरे धीरे होते जाता है, टीम बन जाती है। फिर मैनेजर्स कैसे मतलब आते हैं? मतलब हमारी एजेंसी, मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी होती है, वो हमें मैनेज करती है। जैसे अब जो मुझे मैनेज करते हैं उनके अंदर और भी क्रिएटर हैं, हाँ, और भी इन्फ्लुएंसर और भी क्रिएटर हैं उनके पास। तो वो हमारे लिए जैसे हमारे मेल्स का रिप्लाई करना, हमारे मेल पे कुछ आया या फिर अलग ब्रांड उनको रीच आउट करती है। मतलब क्रिएटर को कुछ नहीं करना, ब्रांड जो आएगी वो मैनेजर से बात करेगी, कमर्शियल कितने पैसे, ये वो लेन देन और सब कुछ उनसे बात करेंगे। बाकी स्क्रिप्टिंग के लिए सिर्फ वो ब्रीफ देगी तो स्क्रिप्टिंग हम करके उनको देंगे, बाकी वीडियो देंगे। अब जैसे आउटफिट है तो आउटफिट अपने मैनेजर को भेजूंगी कि मैं ये तीनों में से 3 ऑप्शन दूंगी, कौन सा चलेगा, वो ब्रांड को भेजेगा। ये बीच में जो मीडिएटर का काम होता है ये वो मैनेजर। तो किसी को जॉब करनी है अगर मैनेजर तो वो कर सकता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो है आपकी शादी। हाँ, मेरी शादी में भी बहुत वक्त है, बहुत ज्यादा। कब है शादी? बहुत अभी तो तुरंत दिखाया ना, मोहब्बत का मौसम। मोहब्बत का मौसम भी तो दिख चुका है। कैसे शुरुआत हुई लव स्टोरी के बारे में? क्योंकि आपने एक पॉडकास्ट में कहा बॉयफ्रेंड तो नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं है, फिर कैसे टिकाया? वो क्या बोलते हैं, कट ऑफ क्लियर किया प्राइवेट अंटिल इट्स परमानेंट। तो हमने इस रूल को फॉलो किया। हमने किसी को नहीं बताया था इन सब चीजों के बारे में कि हम मतलब एक रिलेशनशिप में है, मेरा बॉयफ्रेंड है। स्कूल टाइम से छुपा के रखा था। छुपा के आगे की बातें मैं शादी की बात बोलना चाहूंगी। अभी मेरी शादी में थोड़ा सा वक्त है। बिल्कुल कोई बात नहीं, हम लोग बिना बुलाए आएंगे। और क्या कहना चाहती हैं आप? किसको समझती है जिसको यार प्रोफेशनल हो ही नहीं पा रहा है, प्रोफेशनल हो ही नहीं पा रहा है। किसको कहना है? समस्तीपुर वालों को, बिहार वालों को। मतलब हाँ, ओके, लेट्स टॉक अबाउट योर वो वाला फेज, डिप्रेशन वाला फेज, जब होता है ना कि यार, क्योंकि मैं भी नीट एस्पिरेंट रही हूँ एंड आई नो जब क्लियर नहीं होता है नीट या जब डॉक्टर बनने का सपना वो टूटता है, तो वो एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है, कोई और नहीं समझ सकता है, वो भी इतने पढ़ने के बाद। तो उस वक्त क्या लगा था कि करियर को क्या पता था कि या पॉजिटिविटी था अंदर कि हाँ कुछ और अच्छा कर लेंगे? ऐसा तो पॉजिटिविटी उस टाइम तो मुझे नहीं लगता किसी भी एस्पिरेंट के अंदर होता है, क्योंकि वो पूरे अगर आपने जान झोंक दी उस चीज़ में तो फिर आपको लगेगा यार अब तो खत्म हो गया, अब क्या कर सकते हैं।
बट फिर उस टाइम मेरे अंदर ये था कि ठीक है ये नहीं तो मैं कॉलेज में इसलिए गई थी, मैं वहाँ से तैयारी करूँगी, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। वो कहते हैं ना जो कुछ अच्छा होने वाला रहता है ना, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। मैं इस चीज़ पे बहुत मानती हूँ कि जो भी होता है हमारे साथ वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। अब मैं मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, मुझे उस टाइम बहुत बुरा लगा, बहुत अजीब सा फील हुआ, बट अगर मेरा नीट क्लियर होता मुझे पता है मैं बिल्कुल इंडल्ज हो जाती उस चीज़ में कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। भगवान ने मुझे उस चीज़ में ऐसे साइड से निकाला, मैंने कहा कि अच्छा तुम इस चीज़ के लिए बनी हो। बहुत लोग दोनों चीज़ें साथ में मैनेज करते हैं कि डॉक्टर भी हैं, क्रिएटर भी हैं, बट मेरे से नहीं हो पाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो भगवान ने मुझे वो रास्ता दिखाया, मैं उस रास्ते पे चली गई। तो आज आप खुश हैं कि हाँ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ? मैंने बोला तो आपको कि मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। मेरे साथ कुछ ऐसे गलत भी होता है तो मैं अब नहीं रोती, मुझे लगता है कोई बात नहीं, क्या पता मेरे साथ इससे अच्छा होने वाला हो। और सच में होता है, आप एक बार करके देखें। लोगों को लगेगा कितना थेसिस दे रही, बट सच में ये चीज़ है कि आप अगर ये सोचोगे कि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है, होगा 100% होगा। उस टाइम खराब लगेगा बट आगे चल के वो हमेशा सही के लिए होता है। इसीलिए बिल्कुल दुखी नहीं होना चाहिए और अपने टाइम का वेट करना चाहिए, राइट? तो बहुत अच्छा लगा स्तुति से बात करके, काफ़ी सारी बातें की। कमेंट सेक्शन में लोग बता सकते हैं और सारे क्वेश्चंस, क्योंकि हम शादी के बाद फिर मोहब्बत का मसला सिखाने के बाद हम फिर से बात करेंगे और फिर से शो में इनवाइट करेंगे शादी के बाद की क्या था वो जर्नी, क्योंकि अभी भी वो जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमें अभी हम अकेले आए हैं, उसके बाद हम दुकेले आए। बिल्कुल बिल्कुल हम वेट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।